नमस्कार बच्चों। अगर आप क्लास 9th में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो हम लेकर आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को स्किप न करना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे दी गए इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आपके बनेंगे वो आपके अगर इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो से आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमने सारे चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप उसकी लिंक को आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी फास्ट होगी बच्चों, क्योंकि ये फास्ट रिवीजन है। आप सभी जानते हैं कि जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके रिवीजन को दर्शाते हैं कि आपने क्या पढ़ा है, कितना समझा है। ठीक है, जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर हम क्या आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद सबसे पहले समझ लेते हैं कि वन्य समाज और उपनिवेशवाद है क्या। क्योंकि देखिए, इसमें आपको पढ़ना है कि सबसे पहले कि जब ये कि औपनिवेशिक काल के टाइम में, कि जब अंग्रेज़ों का टाइम था उसके पहले, कि जो आदिवासी लोग थे, कि जिनका सारा जीवन जंगलों पर निर्भर था, जब अंग्रेज यहाँ पर आ गए तो उनका जीवन कैसे प्रभावित हुआ। ठीक है, तो ये भारत के संदर्भ में भी पढ़ेंगे, और एक और देश जो जावा है उसके संदर्भ में भी इस चैप्टर में दिया गया है। तो यहाँ पर हम केवल क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, कि जो 1 अंक में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि भारत के प्रथम वन महानिदेशक कौन थे। ठीक है, तो आपकी बुक में दे रखा है कि भारत के प्रथम वन महानिदेशक कौन थे, तो डायट्रिच ब्रैंडिस थे, ये आपको जानना होगा। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी, तो भारतीय वन सेवा की स्थापना 1864 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड पूछा जाता है कि इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। ठीक है, तो यह 1906 ईस्वी में की गई थी, और कहाँ पर, देहरादून में की गई थी। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन 4 है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने 400 बाघों का शिकार किया था, तो ये जो थे जॉर्ज यूले ने किया था। ठीक है, चलिए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5 यहाँ पर है कि स्लीपर क्या होता है, क्योंकि जैसे चैप्टर का शुरुआत होता है उसमें आपको दिया था कि वनों का विनाश क्यों, क्योंकि कि पेड़ों को क्यों काटा गया। तो आपने देखा था कि वहाँ पर बताया गया था कि ज़मीन की बेहतरी के लिए किया गया था, कि खेती करने के लिए किया गया था। रेल की पटरियों का विस्तार करने के लिए भी पेड़ों को काटा गया था। ठीक है, पानी की जहाज़ के लिए भी पेड़ों को काटा गया था, बागान के लिए भी काटा गया था। तो ये तो आप लिख देंगे। ठीक है, अब स्लीपर का मतलब होता क्या है कि आपने देखा होगा, तो स्लीपर का अर्थ होता है यहाँ पर बच्चों कि जैसे रेलवे ट्रैक, कि आपने देखा है कि ये जो पटरियाँ होती है रेल की, और दोनों को जोड़ने के लिए जो हम लकड़ियों का यूज करते हैं उसे स्लीपर कहते हैं। ठीक है, आपने देखा हो ना कि 2 पटरियों के बीच में लकड़ी से जुड़ी होती है। अब आप क्या थोड़ा सा लेटेस्ट जब देखेंगे तो आपको लोहे से जुड़ी मिलेगी या पत्थर से जुड़ी मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो रेलवे ट्रैक के आर पार बिछाए गए लकड़ी के तख्तों को स्लीपर कहा जाता है। ठीक है, जो अभी हमने आपको बताया। क्वेश्चन 6 यहाँ पर है कि इंग्लैंड में ओक के जंगल क्यों गायब हो गए। तो प्यारे बच्चों, इंग्लैंड में ओक के जंगल थे तो ये धीरे धीरे क्यों गायब हो गए या लुप्त हो गए। ठीक है, तो इंग्लैंड में जो ओक के जंगल थे ये तेज़ी से गायब हो रहे थे, क्योंकि जहाज़ों के निर्माण के लिए ओक की लकड़ी की ज़रूरत थी। क्योंकि क्या, जहाज़ों के निर्माण के लिए ओक की लकड़ी का यूज किया जाता था, जिसके कारण क्या है, इंग्लैंड के जंगलों से ओक के जो पेड़ थे वो समाप्त हो गए थे। ठीक है, क्वेश्चन 7 देखते हैं, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाएगा कि वैज्ञानिक वानिकी किसे कहते हैं। वैज्ञानिक वानिकी तो वन लगाने की एक ऐसी पद्धति थी जिसमें प्राकृतिक वनों को साफ कर उसके स्थान पर कतारबद्ध तरीके से एक ही प्रजाति के पेड़ लगाए जाते थे। कि अगर कोई भी पेड़ पौधा अगर अपने आप उगता है तो उन सारे पेड़ों को साफ करके क्या करते हैं कि एक लाइन से, कि एक सीध से एक कतार में क्या है, एक ही प्रजाति के सारे पेड़ों को लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको कहते थे वैज्ञानिक वानिकी। क्वेश्चन 8 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस वन कानून के द्वारा वनों को आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण में बांटा गया था। तो ये 1878 के कानून के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर एक सवाल ये होता है बच्चों कि वनोन्मूलन किसे कहते हैं। अब ये वनोन्मूलन क्या है बच्चों, तो वनोन्मूलन का मतलब होता है कि पेड़ों को काटना, कि वनों का विनाश। तो वनों का बड़े पैमाने पर नष्ट करना, जिसको कहते हैं विनाश करना, वनोन्मूलन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि भस्म कर भागो, भस्म कर भागो की नीति है
इससे क्या अभिप्राय, यानी इससे आप क्या समझते हैं। तो भस्म कर भागो की नीति जो एक की गई थी जब जावा पर जापानियों ने, जैसे आपने देखा था कि भारत पर इंग्लैंड ने कब्जा कर लिया था, ठीक उसी प्रकार से जावा पर जावा एक देश है, वहाँ पर जापानियों ने कब्जे कर लिया था। ठीक है, जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो की नीति अपनाई, जिसके तहत आरा मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए, जिससे वे जापानियों के हाथ न लग पाए। ठीक है, यानी उन्होंने ज़्यादा मात्रा में क्या किया था कि सागौन के जो लट्ठे थे यानी कि ढेर लगे हुए थे उनको उन्होंने जला दिया था। ठीक है, क्वेश्चन 11 यहाँ पर कर रहे हैं कि कौन सी नदी है जो बस्तर क्षेत्र से होकर बहती है। अब ये बस्तर जो है क्षेत्र ये कहाँ पर है, तो ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य में ही है। ठीक है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बस्तर क्षेत्र से होकर जो गुजरने वाली जो नदी है वो कौन सी है। ठीक है, वो नदी का नाम है इंद्रावती नदी। ठीक है, तो इसको आप जानेंगे। चलिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है कि बस्तर कहाँ स्थित है। तो बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है, यानी हम कह सकते हैं कि ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन 13 है कि जावा के कलांग कौन थे। अब देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि कलांग क्या है या कौन है, तो ये जावा के रहने वाले लोग थे। कौन थे, तो जावा के जो कुशल होते हैं वन काटने वाले, ठीक है, घुमंतु कृषि करने वालों को क्या कहते हैं, कलांग के नाम से जाना था। यानी कि जो जावा के जो कुशल जो पेड़ काटने वाले होते हैं, यानी कि जो घुमंतु कृषि भी करते हैं, इनको हम कलांग कहते हैं। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जावा के रहने वाले जो घुमंतु कृषि करने वाले जो पेड़ों को काटते थे उनको कलांग कहते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक है, जहाज़ों या रेलवे के निर्माण के लिए किस प्रजाति के पेड़ों को बढ़ावा दिया गया। यानी कह सकते हैं कि जहाज़ों या रेलवे के निर्माण के लिए किस प्रजाति के पेड़ का यूज ज़्यादा किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर सागवान और साल के वृक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 15 कि देवसारी क्या है। देवसारी क्या था, तो बस्तर क्षेत्र के एक गांव द्वारा, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, बस्तर क्षेत्र के एक गांव द्वारा किसी दूसरे गांव के जंगल से लिए गए उत्पाद के बदले दिया जाने वाला शुल्क। यानी कि अगर बस्तर क्षेत्र में कोई एक गांव का व्यक्ति, ठीक है, दूसरे गांव के जंगल से कोई भी सामान या उत्पाद लेता था तो उसके बदले में जो भी टैक्स या शुल्क देता था उसको कहते थे, क्या कहते थे, देवसारी कहते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिसने 1890 में जंगलों पर डचों के राजकीय स्वामित्व पर सवाल खड़े कर दिए। यानी कि वह कौन सा व्यक्ति था जो 1890 में जंगलों पर, यानी कि जो जंगलों पर डचों का अधिकार था, जो लोग कहते थे कि मेरा यहाँ पर राजकीय दावा है या हमारा अधिकार है, तो उस पर सवाल खड़ा किया था। तो ये कौन सा था, तो ये सुरंतिको सामिन था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन 17 का रहा कि बस्तर विद्रोह के नेता कौन थे। तो बस्तर विद्रोह के नेता कौन थे आपको बताना है। तो यह थे गुंडाधर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 18 यहाँ पर है कि वन समुदायों के उन दो नेताओं के नाम बताइए जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि उन समुदायों नेताओं के नाम बताइए, यानी कि जो वनों में रहने वाले हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है, तो एक नाम आपका बिरसा मुंडा का आता है, दूसरा अल्लूरी सीताराम राजू का। लेकिन आपको ध्यान देना बच्चों की जो बिरसा मुंडा थे इन्होंने छोटा नागपुर में विद्रोह किया था, और जो अल्लूरी सीताराम राजू थे ये आंध्र प्रदेश के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर है कि 19वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार, यानी कि जब अंग्रेजों का टाइम पीरियड था, जंगलों को अनुत्पादक क्यों माना। यानी कि वे जंगलों को अनुत्पादक क्यों मानते थे। ठीक है, अब यहाँ पर आंसर इसका है कि औपनिवेशिक सरकार के अनुसार जंगलों के स्थान पर खेती करके राज्य के राजस्व एवं आय को भी क्या है, बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, देखिए औपनिवेशिक सरकार, उनका मानना था कि जो जंगल हैं ये उत्पादन नहीं कर सकते हैं, तो अगर इनकी जगह पे अगर खेती की जाती है, ठीक है, तो इससे क्या है, सरकारी जो है यानी कि राजस्व भी बढ़ेगा, और जब राजस्व बढ़ेगा तो इससे क्या है, आय को भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि उन वृक्षारोपण का नाम बताइए जिनके लिए भारत के प्राकृतिक वन के बड़े क्षेत्रों को साफ
किया गया था। तो बहुत सारे हैं यानी कि जिनकी खेती करने के लिए बहुत सारे जंगलों को साफ किया गया था। तो उनमें से चाय है, कॉफ़ी है, रबड़ है, इन सब के क्या है बागानों की खेती के लिए किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे इतने हमने कर लिया है। ठीक है, यानी बेटा इस चैप्टर को आपको, क्योंकि ये सारा जो चैप्टर है ना एक वन्य समाज है और उपनिवेशवाद, यानी कि जब जंगल के बारे में हम पढ़ेंगे कि अंग्रेज़ों के आने से पहले के बाद और अंग्रेज़ों के आने के बाद। ठीक है, अब हम आगे करने वाले हैं यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन को। ठीक है, जिसको लघुत्तरी जो आपके 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछे जाएंगे। हो सकता है कि इनमें से कुछ क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि औपनिवेशिक काल में खेती के तेजी से फैलने के क्या कारण। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है कि औपनिवेशिक काल में खेती के तेजी से फैलने के क्या कारण थे। तो चलिए इसके आंसर देखते हैं कि औपनिवेशिक काल में, ठीक है, औपनिवेशिक काल में खेती के तेजी से फैलने के क्या कारण थे। ठीक है, अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया, यानी अंग्रेजों ने उन फसलों को उगाने पर बल ज़्यादा दिया या प्रोत्साहित किया जो व्यावसायिक फसल थी। ठीक है, आगे क्या कि बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए, यानी कि देखिए जनसंख्या तो बढ़ रही थी, तो जनसंख्या की जब बढ़ रही थी तो उनकी यानी कि भूख यानी कि पेट पालने के लिए क्या है कि खेती वाली ज़मीन का विस्तार करना जरूरी था। ठीक है, हम कह सकते हैं कि बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए भी क्या है खेती को फैलाना था। अगला है औद्योगिक उत्पादन के लिए भी क्या है कच्चे माल की ज़रूरत थी। देखिए अगर उद्योग में जो कच्चे माल का यूज हो रहा है उसके उत्पादन के लिए भी क्या है खेती का विस्तार करना जरूरी था। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों कि वन उत्पादों के विभिन्न उपयोग बताइए। अब देखिए वन उत्पादों के विभिन्न उपयोग कर सकते हैं या लाभ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर तो आप बड़े प्यार से कर सकते हो। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं कि वन उत्पादों के उपयोग क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है आपके, पहला दे रखा है यहाँ पर पहले दे रखा है यहाँ पर कि फल और कंद पोषक खाद्य के लिए। ठीक है, देखो वन का यूज हम किस लिए करते हैं कि फल फूल के लिए, कंद फूल के लिए, पोषक खाद्य के लिए। आगे है जड़ी बूटियाँ दवाओं के लिए, लकड़ी हल जैसे औजार के लिए भी क्या है वन उत्पादन पर निर्भर है। बाँस के बाड़े, छतरियाँ, टोकरी तथा रस्सी आदि बनाने के लिए भी क्या है वन उत्पादों का उपयोग किया जाता है, यानी कि जंगलों पे ही सारा निर्भर है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है बच्चों कि 1878 के वन अधिनियम में वर्णित वनों के 3 श्रेणियों के नाम बताइए। देखिए 1878 में एक वन अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, और उस टाइम में क्या वनों की जो 3 श्रेणियाँ बनाई गई थी, 3 कैटेगरी बांटी गई थी। ठीक है, एक आरक्षित था, दूसरा संरक्षित या सुरक्षित कर सकते हैं, तीसरा ग्रामीण था। ठीक है, अब तीनों श्रेणियों को देखते हैं क्या क्या कहा गया था। तो पहला यहाँ पर आरक्षित है, यानी कि जो सबसे अच्छे क्वालिटी के जो वन होते थे उनको आरक्षित वन की श्रेणी में रखा गया था। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें कोई भी व्यक्ति क्या प्रवेश नहीं कर सकता था, और गांव वाले अगर अपने प्रयोग के लिए इन वन से कुछ भी नहीं ले सकते थे। ठीक है, यानी इस जंगल से कोई भी कुछ भी नहीं ले सकता है और इसमें प्रवेश करना भी मनाही था। दूसरा है संरक्षित और सुरक्षित, तो वह घर बनाने के लिए, यानी कि वह घर बनाने एवं ईंधन के लिए केवल सुरक्षित एवं ग्रामीण वन का ही उपयोग कर सकते थे, और वो भी क्या जब परमिशन हो तब। ठीक है, ग्रामीण क्या है यह गांव के आसपास स्थित जमीन थी यानी जंगल थे, गांव वालों द्वारा उनका उपयोग किया जा सकता था। ठीक है, लेकिन व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं कर सकते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर 4 यहाँ पर दे रखा कि बस्तर के लोगों ने विद्रोह क्यों किया। अब बस्तर क्षेत्र के जो रहने वाले लोग हैं, यानी कि बस्तर क्षेत्र जो आपके छत्तीसगढ़ में है, यहाँ के लोगों ने विद्रोह क्यों किया था। तो चलिए देखते हैं कि बस्तर के लोगों ने विद्रोह क्यों किया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर निकल कर आता है कि भाई वनों से लकड़ी का ना मिलना। अब देखिए जो जिनका सारा जीवन जंगलों पर निर्भर है, वहाँ से लकड़ी लाना, फल फूल लाना, शिकार करना, ठीक है, परिवार का पूरा भरण पोषण ही जंगल पर निर्भर है। अगर उनको हम जंगल में जाने के लिए मना कर दें या प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दें तो वहाँ के लोग एक समय के बाद विद्रोह कर ही देंगे। ठीक है, तो पहला यही है कि वनों से लकड़ी का ना मिलना है। ठीक है, सेकेंड यहाँ पर है कि वन उत्पादों से वंचित हो जाना, यानी कि वे जंगलों से कोई भी फल फूल कुछ भी उत्पाद इकट्ठा नहीं कर सकते थे। ठीक है, अगला है कि वनीय भागों में
वनी भागों में घुमंतू खेती से वंचित हो गए। ठीक है, यानी कि वन क्षेत्र में क्या है वो जो उनकी एक प्रकार की खेती होती थी, घुमंतू खेती या झूम खेती थी, यानी कि जंगलों को काट कर आग लगा देना, वहाँ पर खेती करना, तो इस तरह की खेती से वो वंचित हो गए थे। ठीक है, अगला है अंग्रेजों द्वारा लगाए गए कर और बेगार में नौकरी से तंग आ गए थे। क्योंकि देखो अंग्रेज क्या है, समय समय अपनी सुविधा के अनुसार समय समय पर टैक्स लगाते थे। ठीक है, और कभी कभी उन्हें क्या है बेगार करना पड़ता था, यानी कि अंग्रेज उनसे काम करवा लेते थे लेकिन उन्हें पैसे नहीं देते थे, यानी इसका मतलब हो गया बेगार। ठीक है, तो इस तरह की नौकरी से वो क्या तंग आ चुके थे, तो लास्ट में उन्होंने विद्रोह कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको जानना जरूरी है, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लास्ट में इंक्लूड किया था मैंने कि घुमंतू खेती जिसे स्थानांतरित खेती या झूम खेती भी कहते हैं, तो इस घुमंतू खेती को क्या अलग अलग देशों में या क्षेत्रों में किस नाम से जानते हैं। ठीक है, हो सकता है कि 1 नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सारे क्षेत्रों को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्षेत्र होंगे, एरिया यानी देश कह सकते हैं, ये घुमंतू खेती का जो नाम है। ठीक है, यानी किस क्षेत्र में घुमंती खेती को किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जब बात आती है कि दक्षिण पूर्व एशिया में किस नाम से जानते हैं, तो उसको लादिंग के नाम से जानते हैं, मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से जानते हैं, अफ्रीका में चितमेन या तावी के नाम से जानते हैं, श्रीलंका में चेना के नाम से जानते हैं। अब भारत में झूम खेती को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो धया है, पेंदा है, वेबर है, नेवर है, झूम, पोडू, खंदात, कुमरी, ये सारे जो नाम थे झूम खेती के नाम है, यानी किस देश में झूम खेती को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर करने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको भी कि यूरोपियन यानी यूरोप के रहने वाले लोग यूरोपियन प्रशासकों ने घुमंतू कृषि को हानिकारक क्यों माना। ठीक है, यानी कि यूरोपियन जो प्रशासकों ने घुमंतू कृषि को हानिकारक क्यों माना, उन्हें क्यों लगा कि इस तरह की जो खेती है काफ़ी गलत है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो वे घुमंतू खेती को वनों के लिए हानिकारक मानते थे, पहले पॉइंट में। सेकेंड है कि उन्होंने महसूस किया कि जिस भूमि का उपयोग हर कुछ वर्षों में खेती के लिए किया जाता है उसमें रेलवे की लकड़ी के लिए पेड़ नहीं उग सकते हैं। ठीक है, यानी कि जिस भूमि का उपयोग हर कुछ वर्षों में खेती के लिए किया जा रहा है, तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसमें रेलवे के लिए लकड़ी नहीं मिल पाएगी, यानी उसके लिए पेड़ नहीं बचेंगे। ठीक है, आगे है कि जब एक जंगल जला दिया जाता था तो उस आग की जो लपटें फैलने से जो आसपास की जो मूल्यवान यानी जो कीमती लकड़ियाँ होती थी उसके भी जल जाने का खतरा होता था। ठीक है, तीसरा है कि स्थानांतरित खेती ने सरकार के लिए करों का प्रबंधन करना कठिन बना दिया, इसलिए सरकार ने झूम खेती या घुमंतू खेती या इसे स्थानांतरित खेती भी कहते हैं, इस प्रकार की खेती पर क्या प्रतिबंध लगाने का फैसला किया, यानी कि उन्होंने अब इस तरह की खेती को करने के लिए क्या प्रतिबंध कर दिया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हम करने वाले हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन को जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो 4 नंबर में या 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके 3 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, तो वहाँ पर केवल 3 पॉइंट ही लिखना आप। ठीक है, चलिए तो ये यहाँ पर हम लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि वन अधिनियम से गांव वालों का जीवन किस प्रकार प्रभावित हुआ, यानी कि जो वन अधिनियम यानी कि वन कानून बनाया गया तो इससे ग्रामीणों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि ग्रामीण के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, या गांव वालों, ग्रामीण का मतलब वही कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं। ठीक है, यानी इनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि जब वन अधिनियम बना तो इससे ग्रामीण जीवन पर कुछ निम्न प्रभाव पड़ा। पहला देखते हैं, अब ग्रामीण क्या है अपनी परंपरागत प्रथाओं यानी कि जो पहले से चली आ रही प्रथाएं उनकी थी, जैसे शिकार करना, लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, मछली पकड़ना, फल इकट्ठा करने, इन सब आदि कार्यों से वो क्या वंचित हो गए। ठीक है, यानी अब वो ये सारे कार्य नहीं कर सकते हैं। सेकेंड है कि स्थानांतरित खेती या झूम खेती या घुमंतू खेती जो होती थी इस पर रोक लगा दी गई कि अब कोई भी इस प्रकार की खेती नहीं करेगा। ठीक है, आगे है कि लोग अब जंगलों से लकड़ी चुराने के लिए मजबूर थे और अगर वह पकड़े जाते थे तो वन रक्षकों की दया और घूस देने इनको पड़ते थे। ठीक है, क्योंकि देखो जब उन्होंने जंगलों में प्रतिबंध लगा दिया गया जाने के लिए, तो अब क्या करके ज़रूरत की लकड़ी भी चुराएंगे, अगर पकड़ गए तो या तो वन रक्षक
अगर दयालु हो तो इन्हें छोड़ देगा, या तो इनको घूस देकर क्या है वहाँ से छूटना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ईंधन की लकड़ी एकत्र करने में महिलाओं का असुरक्षित महसूस करना, यानी कि जो ईंधन के लिए लकड़ी जो इकट्ठे करने का जो काम महिलाएं करती थी, अब उनके लिए क्या है यानी कि अब वो अपने आप को क्या है सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। ठीक है, आगे है कि पुलिस व वन चौकीदारों द्वारा लोगों को मुफ्त भोजन के लिए तंग करना। अब देखिए, जो पुलिस होते थे या जो वन चौकीदार होते थे, ये लोगों को परेशान करने लगे या तंग करने लगे, क्योंकि भोजन के लिए, भोजन भी मुफ्त के भोजन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कि युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित है, यानी कि जो युद्ध होते थे, आपने देखा कि अब युद्ध होने से क्या जंगल पर उसका प्रभाव क्या पड़ा। तो आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, जब युद्ध होते थे ना, तो युद्ध के लिए क्या है इस तरीके का हथियार का भी उत्पादन करना जरूरी है। ठीक है, युद्ध में जितने लोग शामिल थे उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी करना जरूरी है। ठीक है, तो अब इन सब की व्यवस्था करने के लिए लोगों को क्या है अब जंगल को भी काटना पड़ता था, या बहुत सारे लोग करते थे कि भागकर जंगलों में भी छिप जाते थे, जिसके कारण लोग जंगलों को भी आग लगा देते थे। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे क्या है जंगल भी प्रभावित हुए थे। तो इन सारे कारण को आप लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जो किताब में दिया है आप वही लिखिए, आप सोच के समझ के आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कहा जाता है ना कि बच्चों आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर में छोड़ के नहीं आना, पूरे क्वेश्चन करके आना है, अपने दिमाग का यूज करना है। ठीक है, आपके आसपास जो भी घटनाएं घटती है या जो चीज़ आप देखते हो उसको जोड़कर अपने क्वेश्चन से जोड़ के आपको लिख कर आ जाना। ठीक है, और हाँ, अगर आपको लग रहा है ना कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हो रही है या मैं आपके लिए अगर मेहनत कर रहा हूँ, तो एक लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। ठीक है, और इसमें क्या सुधार की ज़रूरत है वो भी बताएं। ऐसा नहीं है कि आप केवल जो अच्छा वही बताइए, जो कुछ कमियां वो भी आप बताएं, जिससे आगे की वीडियो में सुधार किया जाएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरह की बहुत सारी वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर क्लास 10 की बहुत सारी वीडियो पढ़ी है, जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है नोट्स के साथ है। ठीक है, उसको भी कर लें। और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा, ठीक है, उसको ज्वाइन करके सारे क्लास के जो PDF है एक्सप्लेनेशन की है या नोट्स या क्वेश्चन की है वो आपको वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट की वीडियो में आपको लिंक भी दे दिया जाएगा। आगे देखते हैं कि युद्ध के द्वारा जंगल किस प्रकार प्रभावित हुए थे। पहला है कि भारत में ब्रिटिश युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए वन विभाग स्वतंत्र रूप से क्या है पेड़ों की कटाई की। अब देखो, अब भारत में ब्रिटिश सरकार जो थी ये अपनी ज़रूरत के लिए यानी युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत में क्या है जंगलों को स्वतंत्र रूप से क्या है पेड़ों को कटाई शुरू कर दिया। जावा में भी इसी प्रकार हुआ था। जावा में डचों ने क्या किया कि भस्म कर भागो की नीति के तहत सागौन के क्या है लट्ठों के ढेर जला दिए गए, क्योंकि युद्ध जब होता है तो नुकसान होता है। ठीक है, आगे जापानियों ने क्या किया, युद्ध उद्योग के लिए जंगल कटवाएं। अब जापानियों ने भी क्या किया कि युद्ध के लिए जो उद्योगों के लिए क्या है जंगल को भी कटवाया। आगे क्या है, गांव वालों ने भी इस अवसर का भी लाभ उठाया था। जंगलों में खेती का विस्तार किया गया। अब खेती के क्षेत्र को फैलाने के लिए जंगलों को काटा गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर है कि औपनिवेशिक काल के दौरान वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी किन्हीं 5 कारणों को स्पष्ट करिए। या तो ये क्वेश्चन आपको आ जाए या तो ये क्वेश्चन आ जाए कि औपनिवेशिक काल में भारत में वन विनाश के 5 मुख्य कारण कौन कौन से हैं बताइए। यानी कि औपनिवेशिक टाइम में यानी कि अंग्रेजों के टाइम पीरियड में जो भारत में वनों का विनाश यानी जंगलों की कटाई हुई थी, इसके जो 5 कारण आपको बताना है मुख्य रीजन। ठीक है, चलिए देखते हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी कुछ कारण हैं। पहला यहाँ पर देखते हैं कि यूरोप में बढ़ती जनसंख्या के कारण भोजन की मांग बढ़ने लगी। तो जो यूरोप में जनसंख्या बढ़ रही थी ना, तो उस समय क्या भोजन की मांग हो रही थी। जब भोजन की मांग हो रही थी तो उसी कमी को पूरा करने के लिए क्या है ब्रिटिश सरकार ने क्या है भारत में क्या है जंगलों का विनाश करना शुरू कर दिया। आगे औद्योगिक उत्पादन के लिए क्या है कच्चे माल की आवश्यकता थी, यानी कि फैक्ट्रियों में यूज होने वाले जो कच्चा माल था उसके उत्पादन के लिए भी क्या जंगलों को काटा जाने लगा। ठीक है, औपनिवेशिक सरकार वनों को अनुत्पादक समझती थी तथा उसे कृषि के अंतर्गत लाना चाहती थी ताकि भूमि से अतिरिक्त राजस्व द्वारा राज्य की आय को बढ़ाया जा सके। ठीक है, अब देखिए जो औपनिवेशिक सरकार थी यानी कि ब्रिटिश सरकार कह सकते हैं, वो वनों को यानी जंगलों को अनुत्पादक समझती थी कि इससे कोई उत्पादन होता नहीं है। ठीक है, तथा उन सारे वनों को क्या है कृषि
के अंतर्गत क्या लाना चाहती थी, जिससे क्या है वनों, जिससे भी क्या है उस भूमि की यानी कि उस अतिरिक्त भूमि से भी क्या है राजस्व यानी टैक्स वसूला जा सके, जिससे क्या है राज्य की आय भी बढ़ सकती है, ठीक है, या बढ़ाया जा सकता है। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर है कि 1850 के दशक से रेलवे का प्रसार भी हो गया, जिसके कारण क्या है वन का विनाश भी एक कारण रहा, ठीक है। आगे इंग्लैंड में ओक के जो वन थे ये खत्म हो चुके थे, जिसके कारण रॉयल नेवी को क्या है लकड़ी की आपूर्ति के लिए भारी संख्या में पेड़ काटे जाने लगे। देखिए जो इंग्लैंड में जो ओक के पेड़ थे वो खत्म हो चुके थे, और इसकी कमी को जो पूरा करने के लिए क्या है, ठीक है, इसकी कमी को पूरा करने के लिए रॉयल नेवी को क्या है लकड़ी की ज़रूरत थी, तो उन्होंने क्या है भारी संख्या में पेड़ काटने लगे, तथा भारत से क्या उनका निर्यात इंग्लैंड को किया जाने लगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने इस चैप्टर से जो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, चाहे 1 नंबर में या 3 नंबर में या 5 नंबर, उस सभी क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा को ज्वाइन करें, क्लिक करके या सर्च कर लें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो एक लाइक बनता है, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, ठीक है। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, टेक केयर बच्चों, फिर मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।